नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जैसे कि चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार अब और प्रचंड होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए अब धुरंधरों ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। आज केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, तो दूसरी ओर अमित शाह मिशन असम पर निकल पड़े हैं। इस पर विस्तार से हम करेंगे बात। जबकि दूसरी खबर जो हम आज ट्रैक कर रहे हैं वो है पश्चिम एशिया में जिस तरह से संघर्ष अब और तेज हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो हालात बन रहे हैं उससे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अब ये संघर्ष और ज्यादा तीव्र हो गया है। हर खबर पर होगी विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले निगाह इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर की बात। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को दी बड़ी नसीहत, कहा खराब न करे माहौल, मिलकर चुनौतियों से निकलेंगे बाहर। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध की वजह से दुनिया में गहराया ऊर्जा संकट, कहा भारत डटकर कर रहा है परिस्थितियों का मुकाबला, लोगों से की अपील अफवाहों पर ना दे ध्यान। पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए रण में उतरे धुरंधर। केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला मोर्चा, पलक्कड़ में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित, त्रिशूर में होगा मेगा रोड शो। मिशन असम पर निकले हुए हैं अमित शाह, आज 2 विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित। असम में 9 अप्रैल को होना है मतदान। और पश्चिम एशिया में जंग हुई और तेज, 3,500 मरीन सैनिक लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा संघर्षरत क्षेत्र में। वहीं ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में हो रहे हैं प्रदर्शन। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट पर बात की। उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार भी जताया। साथ ही राष्ट्र हित के संवेदनशील मुद्दे पर स्वार्थ की राजनीति न करने और अफवाहों से बचने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को प्रगति की राह पर लौटना था, लेकिन लगातार युद्धों ने वैश्विक हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों में काम कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए हर संभव मदद के लिए इन देशों का विशेष आभार जताया। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र के बड़े ऊर्जा केंद्र होने के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के संभावित संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के बढ़ते सामर्थ्य और मजबूत वैश्विक संबंधों के कारण देश इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील की है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा
कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए, सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के इस समय में नागरिक केवल सरकार द्वारा दी जा रही आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और जन भागीदारी से जुड़ी कई प्रेरणादायक पहलों को साझा किया। उन्होंने ज्ञान भारतम सर्वे और ऐप के माध्यम से पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नागालैंड की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, त्रिपुरा के वांगमुन गांव में जल संरक्षण और पूर्वोत्तर में सौर ऊर्जा से जुड़ी पहल के भी उदाहरण जो है वो पेश किए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऐसी पहलों को साझा करने की अपील की। देखिए नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अक्सर परंपरा, ज्ञान और संस्कृति से जुड़ी पहलों को प्रोत्साहित करते हैं और विशेष रूप से उनका उल्लेख करते हैं ताकि देशवासी भी इनके बारे में जान सकें। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में ज्ञान भारतम सर्वे और इसे जुड़ने के लिए ज्ञान भारतम ऐप का जिक्र किया। इस पहल का मकसद देश भर में मौजूद पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के चा नंती सिंह लोआंग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियां साझा की हैं। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की है। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट दी है। राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने कॉपर प्लेट्स पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियां शेयर की हैं। वहीं लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने नागा समुदाय द्वारा शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने की कोशिश की सराहना भी की। नागा ट्राइब्स में मोरुंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी। इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास और लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। समय के साथ यह सिस्टम अब मोरुंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। पीएम ने त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बसा वांगमुन गांव और पानी संकट और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहल की भी प्रशंसा की। त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा वांगमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है। पीएम मोदी ने नागालैंड के चिजामी गांव की महिलाओं की 150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित प्रेरक प्रयास की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मिलने वाले फायदे की भी बात की। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के कोने कोने में हो रहे प्रेरणादायक प्रयासों को देशवासियों के सामने रखा। इस बार उन्होंने युवाओं की भागीदारी से लेकर शिक्षा में जो नवाचार है, जल संरक्षण की अनोखी पहलों से लेकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही महिला मछुआरों तक की कहानी जो है वो साझा की। ऐसे कई जो उदाहरण थे उसका जिक्र किया जो नए भारत की बदलती हुई तस्वीर को दिखाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में अनोखी पहल और प्रयासों का विशेष उल्लेख करते हैं, जिससे कि देशवासी भी इसके बारे में जानें और फायदा उठाएं। पीएम ने युवा शक्ति को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए माई भारत संगठन के प्रयासों का जिक्र किया। हाल ही में माई भारत द्वारा बजट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की अनोखी पहल पर भी बात की। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। यह टीम स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव सोकपिट वाटर कंजर्वेशन की पहल से पीएम मोदी बहुत ही प्रभावित हुए और इसे ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाने के लिए एक कारगर और प्रभावशाली कदम करार दिया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं हैं, बल्कि वो आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव हैं। ओडिशा के संबलपुर की सुजाता भुयान एक गृहिणी थी, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड रिसर्वायर में फिश फार्मिंग शुरू की। केवल 2-3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। साथ ही पीएम ने लक्षद्वीप में मिनी कॉय के हाववा गुलजार की कहानी और माता बहनों की अद्भुत संकल्प शक्ति का उल्लेख किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ खेलों और फिटनेस के प्रति बढ़ते उत्साह के विस्तार पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने भारत के T20 विश्व कप जीत और 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत पर भी अपनी खुशी जाहिर की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में हाफ मैराथन और स्क्वाश जैसे खेलों में युवाओं और नारी शक्ति के बढ़ते हुए दबदबे की सराहना की। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि देशवासी जो है वो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, चीनी और तेल के इस्तेमाल को कम करें। यही अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्रिकेट के मैदान में देश को मिली शानदार सफलताओं का जिक्र किया। T20 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत के बाद देश में छाई खुशी की लहर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम द्वारा 7 दशक के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला रणजी खिताब जीतने पर बधाई दी। उन्होंने टीम के कप्तान पारस डोगरा और युवा गेंदबाज आकिब नबी के शानदार खेल की तारीफ करते हुए कहा कि इस जीत से जम्मू कश्मीर के युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह पैदा हुआ है। तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी टीम की शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटका के हुबली में एक बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिला। सबसे खुशी की बात है कि करीब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया।
खेलों के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने एथलीट गुलबीर सिंह द्वारा न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में पदक जीतने और 17 वर्षीय स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह की अंतर्राष्ट्रीय सफलता को देश के लिए गर्व का विषय बताया। पीएम मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर आयोजित अस्मिता एथलेटिक्स लीग में 2 लाख से अधिक बेटियों की भागीदारी की भी जमकर सराहना की। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली एथलीट गुलबीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में 3रा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। स्क्वॉश खिलाड़ी बेटी अनाहत सिंह ने स्क्वॉश ऑन फायर ओपन का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता हासिल की। ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत की नारी शक्ति देश में हो रहे स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने फिटनेस और स्वास्थ्य पर बल देते हुए दुनिया भर में योग के प्रति बढ़ते आकर्षण का जिक्र किया और अफ्रीका के जिबूती में योग सिखा रहे अलमिस के प्रयासों को सराहा। इसके साथ ही मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम क्रिएटर युवराज दुआ का उदाहरण देते हुए आम जनता से अपनी डाइट में चीनी और खाने के तेल की मात्रा में कटौती करने की अपील की। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के डिब्रूगढ़ में आम लोगों के साथ मन की बात का 132वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विषयों पर बात की, क्षेत्र और समाज से जुड़े विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को सराहा। साथ ही वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उस पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि देश में सामान्य स्थिति है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी हर जरूरत की चिंता कर रही है। का पूरा संवाद विभिन्न विषयों को लेकर होता है। क्षेत्र और समाज से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को हमेशा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि आज देश पूरी तरह से सामान्य स्थिति में है और लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हर चीजों की जरूरतों की चिंता कर रही है। और फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर हमारा खास शो मिड डे प्राइम। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और आइए मिड डे प्राइम में बात करते हैं प्रचंड प्रचार से जुड़ी हुई। धुरंधरों के हाथ अब कमान है क्योंकि केरलम में 9 अप्रैल को एक फेज में ही मतदान होना है। लिहाजा बीजेपी ने चुनावी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पलक्कड़ और त्रिशूर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत पलक्कड़ से होनी है, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद त्रिशूर में एक भव्य रोड शो का भी कार्यक्रम है। केरलम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो सीधा जनता से संवाद कर भाजपा के पक्ष में माहौल को तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरलम में चुनावी दौरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज केरलम के लोगों के बीच जाने का इंतजार है। पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करूंगा और बाद में त्रिशूर में एक रोड शो में भी हिस्सा लूंगा। केरलम का माहौल एनडीए के पक्ष में है और लोग एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से तंग आ चुके हैं। और वहीं बात अब असम की, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार अभियान और तेज हो गया। राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के
दूसरे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के डेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में है। इसके बाद अमित शाह नलबाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरते हुए नजर आएंगे। और हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इन तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ। असम के नलबाड़ी से अश्वनी मिश्र, केरलम के त्रिशूर से नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं नीरज सिंह का। नीरज, मिशन साउथ के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि आज चुनावी प्रचार की कमान धुआंधार तौर पर प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है आज। देखिए, बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और एक विशाल जो रोड शो है वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर रखा गया। उस रोड शो में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और बड़ी संख्या में त्रिशूर के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं और इससे पहले भी हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से सीधे जनता के बीच में पहुँचते हैं तो उसका जो असर है वो चुनावी जो परिणाम है उसमें दिखाई देता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री एक विशाल सभा भी करेंगे और उसके बाद त्रिशूर पहुंचेंगे और त्रिशूर में जो रोड शो है उस पर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आप देखें कि हमेशा से अगर केरल की राजनीति को देखें तो दो ध्रुवीय राजनीति रही है। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही सत्ता का जो हस्तांतरण है पिछले 40 साल से होता आया है। लेकिन पिछली बार आप देखें कि जिस तरीके से कुछ समय पहले तिरुवनंतपुरम में जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक बढ़त हासिल की थी और 101 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अपना मेयर तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। त्रिशूर में आप देखें कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुरेश गोपी वो जीत कर आए और यही कारण है कि त्रिशूर से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री जब पद्मजा वेणुगोपाल के लिए यहाँ पर रोड शो के लिए पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर उसका एक गहरा जो असर है वो त्रिशूर के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि पिछले कई सालों से केरलम के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं। लाखों करोड़ों का जो बजट है उसके माध्यम से चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, लोगों को घर उज्ज्वला गैस के जो सिलेंडर है वो पहुंचाने हो, किसानों को सीधे जो किसान निधि सम्मान निधि देने की बात हो, तो ऐसे तमाम बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों के लिए शुरू भी की और उसका जो लाभ है केरल के लोगों को भी मिल रहा है। दूसरा, इन चुनावों को देखें तो कई तरह के जो मुद्दे हैं वो इन चुनावों में इस बार हावी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पिछले 10 सालों से जो एलडीएफ की यहाँ पर सरकार है, कई तरह के जो मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर उच्च शिक्षा तो है लेकिन उच्च शिक्षा के हिसाब से रोजगार नहीं है। इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। हेल्थ जो सेक्टर है उस पर और ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद ये लोग करते हैं। कई जगह पर पीने के पानी की समस्या, तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिनके आधार पर जो जनता है वो वोट देगी। और जनता का ये कहना है कि हमने पिछले 40 सालों में दो ध्रुवीय शासन यहाँ पर देखा था, इस बार किसी तीसरे को भी मौका देकर देखेंगे, क्या पता उनकी समस्याओं का स्थायी तौर पर समाधान हो जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट करेगी। अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें निश्चित तौर पर उत्साह पैदा करेगी, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होगा ये परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है त्रिशूर के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और नीरज, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ असम के नलबाड़ी से इस वक्त अश्वनी मिश्र भी जुड़ गए हैं, उनके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं। अश्वनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 अश्विनी, यही जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए तो मिशन असम पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं और ऐसे में किस तरह का सेंटिमेंट आप वहां पर ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? खास तौर पर अगर देखा जाए कि दो धड़ों में बटा हुआ असम नजर आ रहा है जहां पर दो कोणीय मुकाबला है जबरदस्त इस बार। अगर देखें आंचल, तो यहाँ का हम दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से विपरीत मौसम की परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पे बड़ी संख्या में माताएं बहनें मौजूद हैं। यहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रैली प्रस्तावित है लगभग 1 बजे की।
मौसम विपरीत है। ढेकियाजुली में भी रैली है, ढेकियाजुली रैली के बाद यहाँ पर नलबाड़ी में उनकी रैली है। लेकिन आप देखें यहाँ मौजूद जितने माताएं बहनें हैं, किसी तरीके का कोई उत्साह कहीं से कम नहीं है। बिल्कुल भीगते हुए लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रिय नेता का आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम खुद लोगों से जानना चाहेंगे कि इतनी बारिश है, इतना ज़्यादा वो है मौसम। एक और है, कैसा आप लोग बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं? हाँ जी, बड़ी संख्या में महिला आया है और आ रहेंगे जी। तो महिलाओं के लिए भी काफी कुछ काम किया गया है इस सरकार द्वारा। निजुत मोइना योजना, अरुणोदय योजना, उन सब का लाभ मिलता है आप लोगों को? हमारा असम में अरुणोदय आसनी दिया है, महिला के लिए उद्यमिता आसनी 10,000 के लिए दिया है। और जो दूसरी बार बीजेपी सरकार आएगा तो उनके लिए हमारे लिए 25,000 दिया जाएगा सब महिलाओं के लिए। ये हमारा सफल रूपायन है। और हमारा बीजेपी सरकार अगली 5 वर्ष नहीं, उनके 20-25 वर्ष में बीजेपी सरकार ही आएगा। देखिए लोगों की ये उत्साह आप देख सकते हैं कि मौसम खराब है, बारिश हो रही, जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन तब भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आंचल, यहाँ पर अरुणोदय योजना जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। 9,000 रुपए एक मुश्त दिया गया इलेक्शन से पहले, 4 महीने के 1,250 रुपए के हिसाब से 4 महीने के एक मुश्त भुगतान और बिहू 9 वर्ष का 5,000 रुपए। आप ये बताएं कि महिलाएं या बच्चियां या निजुत मोइना योजना, ये सब कितना समाज में महिलाओं को ताकतवर बना रहा है? बहुत ताकत हुआ है। निजुत मोइना आसनी पाया उन लोगों ने। हम तो बीजेपी सरकार बहुत प्यार करता है। देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा, निजुत मोइना योजना जो है वो बच्चियों को समर्पित योजना है। 1,100 रुपए क्लास 1,000 के आसपास 11-12 में बच्चियों को दिया जाता है, 1,250 के आसपास ग्रेजुएशन में दिया जाता है, 2,500 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चियों को दिया जाता है। 70% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा मेधावी छात्र छात्राएं जो भी उनको स्कूटी दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चियों की बाल विवाह की समस्या, बच्चियों की बिल्कुल अश्विनी, हम इसी एम फैक्टर का और बच्चियों का कल्याण करते हैं। अश्विनी, हम इसी एम फैक्टर का कल भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से आधी आबादी, और इसमें जब हम विकास की राजनीति की बात करते तो महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। और खास तौर पर तमाम योजनाएं चलाई गई, अब खुद महिलाएं कह रही कि उनसे उन्हें फायदा हुआ है। ये फैक्टर इन चुनावों के लिए कितना बड़ा डिसाइडिंग एस्पेक्ट साबित होने वाला है अगर बात की जाए बीजेपी के लिए? देखिए आधी आबादी तो महिलाओं की है ही है। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं असम में, 1.25 करोड़ के आसपास महिलाएं आप मान के चलिए। उनमें से तकरीबन 38-40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी महिलाओं को अरुणोदय योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। ये वो महिलाएं हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय अगर देखें तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं है। उसके अलावा निजुत मोइना योजना या निजुत बाल सोहन योजना जो बच्चों के लिए है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बच्चों के जो ड्रॉप आउट हो रहे थे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो जो बाल विवाह जैसी जो यहाँ पर कुरीतियाँ थी, अन्य जो चीज़ें थी, वो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बड़ी तेजी से हायर एजुकेशन में बढ़ता हुआ दिखता है। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों का दाखिला ज़्यादा हुआ है। तो चाहे बच्चियों की पढ़ाई हो, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हों, या फिर उनके दैनंदिन से जुड़ी हुई डे टू डे अफेयर्स की चीज़ें हों, जो घर के आवश्यक ज़रूरतें हैं, तो वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं संबल मिलता है। हाँ, चुनाव के पहले इन्होंने एक ये ज़रूर बात कही है कि 9,000 रुपये एक मुश्त दिए हैं। इसके पहले जो है 1,250 रुपये प्रतिमाह दिया जाता, 4 महीने का एक मुश्त भुगतान और उस 5,000 रुपये बिहू 9 वर्ष का। तो ये बड़ी भारी चेंज है। और उससे ज़्यादा चेंज है, आप देखें कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा तादाद है वो महिलाओं की है। मैं खुद हट के दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी तादाद में महिलाएं मौजूद है और किस तरीके से यहाँ ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है अश्विनी, सामाजिक सशक्तिकरण का कारण बिल्कुल जी, सशक्तिकरण बिल्कुल बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है अश्विनी, आगे बढ़कर खुद मुख्तारी करना, बिल्कुल बहुत बड़ा पॉजिटिव पैराडाइम शिफ्ट है। हम देख रहे हैं कि अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए मौसम इतना खराब है लेकिन फिर भी लोग जमा है, और ये बताता है कि जो विकासात्मक कार्य उनके हित में किए गए, इसी वजह से आज जो जनता है वो ये सुनने के लिए खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, आप अपना भी ध्यान रखिएगा इन तमाम चुनावी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरह से धुआंधार प्रचार लगातार जारी है, इन तमाम चुनावी अगर अपडेट्स को हम जो लगातार जो साझा कर रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो असम में भी धुआंधार प्रचार है और मिशन साउथ के लिए भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। और आइए बात करते हैं हम पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 30वां दिन, यानी
पश्चिम एशिया में अगर हम देखें तो 1 महीने से ये सुलग रहा है। अभी भी एक दूसरे पर लगातार हमले जारी हैं और इस बीच अब अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति को और आक्रामक बना दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि आधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली अपने निर्धारित ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है और 3,500 मरीन कमांडोज की एक नई टुकड़ी खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दी गई। जापान स्थित सैन्य बेस से रवाना हुई 31वीं मरीन जो एक्सपीडिशनरी यूनिट है, वो इस तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जमीनी और समुद्री ताकत को और कई गुना बढ़ा रही है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच इतनी बड़ी संख्या में मरीन सैनिकों का एक साथ पहुंचना बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो पश्चिम एशिया में अमेरिका की आक्रामक रणनीति है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब अन्य खाड़ी देशों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुवैत की सेना ने कहा कि वो अपने हवाई क्षेत्र में मंडरा रहे ड्रोन और मिसाइल के खतरों का कड़ाई से जवाब दे रही है। कुवैती सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की। सेना ने स्पष्ट किया कि कुवैत के हवाई क्षेत्र में जो धमाके सुने गए वो दरअसल कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करने का बड़ा परिणाम है। और वहीं पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गया। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 1 महीने से चल रहे इस युद्ध में अपनी सीधी एंट्री दर्ज कर दी। हूती गुट ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि उसने इजराइल पर 2 बड़े मिसाइल हमले किए। आपको बताएं कि इस युद्ध की शुरुआत से ही हूती विद्रोही संघर्ष से दूर थे। हालांकि इन्होंने पहले ही ये कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले जारी रहे तो वो भी इस भीषण युद्ध में कूदने से पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिम एशिया के युद्ध का असर इराक पर भी भारी तौर पर पड़ रहा है। शनिवार को उत्तरी इराक में हुए भीषण हवाई हमले में पूर्व अर्धसैनिक गठबंधन हशद अल शाबी के 3 लड़ाकों की मौत हुई। इस संगठन ने इन हमलों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा इराक के गृह मंत्रालय ने कहा कि मौसुल शहर में एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया, जिससे 2 जवानों की मौत हुई और 5 अन्य घायल। इस हमले के पीछे भी अमेरिकी इजरायली बलों का हाथ होने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित ईरानी बंदरगाह शहर बंदर खमीर पर भीषण हमला किया। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक इस घातक हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। ईरान ने इसे अमेरिका और इजराइल का एक आपराधिक हमला करार दिया। वहीं दूसरी ओर ईरानी राजधानी तेहरान भी आज जोरदार धमाकों से दहल उठी। रविवार को उत्तरी तेहरान के कई इलाकों में सिलसिलेवार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं और शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। हालांकि इन धमाकों में किस ठिकाने को निशाना बनाया गया, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में हूती विद्रोहियों के कूदने से अब तनाव और बढ़ गया। शनिवार की अगर बात की जाए तो यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अपने संघर्ष को शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल पर हमले किए। यह ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका की अतिरिक्त सेना मध्य पूर्व में पहुंच रही थी। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने 24 घंटों से भी कम समय में इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर दूसरा हमला किया और आने वाले दिनों में भी सैन्य अभियान जारी रखने की बात कही है। हूतियों ने कहा कि वो अपने अभियान को तब तक जारी रखेंगे जब तक जो तमाम मोर्चे हैं उन पर ये जो आक्रामक रवैया है उसकी समाप्ति नहीं हो जाती। तो लगातार हूती विद्रोहियों का कूदना कहीं ना कहीं इस युद्ध को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रहा है। वहीं ईरान के खिलाफ अगर बात की जाए तो पश्चिम एशिया में जिस तरह से तनाव चरम पर है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका के 50 से ज़्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मिड टाउन मैनहट्टन से मार्च किया। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्कडो प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल मिनेसोटा में भी बड़ी रैली का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित नो किंग्स रैलियों का हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए।
ये रैलियां अब ऐसे समय में हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई। इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने भाग लिया। अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 शहरों में 70 लाख लोग शामिल हुए थे। तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नो किंग्स रैली और इन्हीं तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह से हूती विद्रोही भी अब पश्चिम एशिया के इस तनाव में कूद पड़े हैं, किस दिशा में ये संकट अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है अखिलेश? देखिए, ये संकट अभी बढ़ेगा क्योंकि हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ इजराइल पे हमले किए हैं बल्कि उन्होंने यह भी धमकी दी है कि एक वहाँ बाबल मंदेब एक स्ट्रेट है, जैसे जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम जानते हैं, उसी तरह से उसके बाद अगर देखेंगे अरब सागर में तो बाबल मंदेब एक स्ट्रेट है और यहाँ से 12% तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। यमन के बगल में है, जिबूती और यमन के बीच से ये स्ट्रेट निकलता है, बहुत सकरा रास्ता है और इसे हूतियों ने बंद करने की धमकी दी है। और आप जानती हैं कि हूती का जो बेस है वो यमन में ही है। तो अगर ये रास्ता बंद हुआ, अगर ये स्ट्रेट बंद हुआ तो निश्चित तौर पे एक और बड़ी वैश्विक एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जहाज जो थे वो इस स्ट्रेट से निकल पा रहे थे, क्योंकि जो 20% तकरीबन तेल और गैस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर निकलते हैं तो इधर भी 12% निकलते थे। तो एक राहत थी कि उधर से कुछ जहाज जो है कुछ देश जो है वो अपने उस इलाके से नहीं बल्कि इस तरीके से इस तरफ से जहाज भेज रहे थे। लेकिन अब अगर जहाज नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा संकट खड़ा होगा। और अभी हालांकि अमेरिका ने उधर हमला किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंदर खमीर पे, खार्ग आइलैंड पर भी उन्होंने निशाना लगाने की बात कही है। लेकिन इधर ईरान ने भी आपको बताया कि बहरीन में, यूएई में एल्युमिनियम की फैक्ट्रियों पे हमला किया है। तो ईरान की तरफ से भी हमले कह सकते हैं कम नहीं हुए हैं, वो और ज़्यादा निशाना बना रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने धमकी दी है कि पश्चिम एशिया में जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ पर वे हमला करेंगे। तो यह एक नया आयाम जुड़ रहा है कि अगर इस तरीके से हमले बढ़ेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी को तो एक सिविलियन स्पेस माना जाता है, और अगर सिविलियन स्पेस पे वो हमला करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अजीब तरह की त्रासदी होगी। क्योंकि उनका तर्क ये है कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे अमेरिका हमला कर रहा है जो कि सिविलियन जगह है ईरान के अंदर। अमेरिका या इजराइल का तर्क ये है कि वहाँ से वो मिलिट्री एक्टिविटी करते हैं। तो इसी तर्क के आधार पे जो है ईरान भी हमले करने की बात कर रहा है, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी होंगे। तो अब जो बेस है, अमेरिकन जो मिलिट्री बेस है, आर्मी बेस है, वहाँ से हटकर अगर यूनिवर्सिटी पे होगी तो यह और फैलेगा। दूसरी तरफ जो सारे संकेत इस बात के मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो संकेत मिल रहा है वो संकेत दो तरफा है। एक तो यह संकेत मिल रहा है कि ईरान जो है समझौता करना चाहता है, और दूसरी तरफ यह भी संकेत मिल रहा है कि अमेरिका जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाह रहा है। मरीन्स मतलब जो समुद्र से जाकर जमीन पर हमला करने वाले जो फोर्सेज है अमेरिका की, उन फोर्सेज की और तैनाती। लेकिन अखिलेश, यही सवाल मैं पूछना चाहती कि जिस तरह से ये नेवी के थ्रू अब कहीं ना कहीं इस युद्ध को एक अलग ही निर्णायक मोड़ पर ट्रंप ले जाना चाहते हो, और इस तरह से कमांडोज की तैनाती किस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है? देखिए, यह बड़े टकराव की ओर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका इजराइल का जो असेसमेंट था, उनका यह असेसमेंट था कि जब हमले होंगे तो वहाँ की जनता सड़कों पे निकल जाएगी और विद्रोह कर देगी जो क्लैरिक रेजिम है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टे स्थिति दूसरी लग रही है। लेकिन फिर भी अभी उनको लगता है कि अगर हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, मतलब अमेरिका और इजराइल के जो सैनिक हैं वो ईरान के अंदर जाएंगे और वहाँ अगर उन्होंने हमले शुरू करेंगे, वहाँ इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करेंगे, तब शायद जो जनता है, ईरान की जो रेबेल जनता है, जो ईरान की सरकार विरोधी जो जनता है, वो सड़कों पे आएगी और वो इसके उल्टा हो रहा है ना अखिलेश, इसके उलट हो रहा है, क्योंकि अपने घरेलू मोर्चे पर ही इस तरह के प्रदर्शन का सामना ट्रंप को करना पड़ रहा है। और ये जो प्रदर्शन है ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद अब ट्रंप अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पे ट्रंप को तो इससे जूझना पड़ ही रहा है, क्योंकि जो भी कहे, अमेरिका में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में प्रदर्शन काफ़ी होते हैं और वार के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वार के खिलाफ वहाँ बहुत सारे राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन बने हुए हैं और वो उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप ने अपना दूसरा शासनकाल संभालने के बाद एक तरफ टैरिफ वार शुरू कर दिया और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और उसके बाद वो ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अमेरिका के लोगों के अंदर भी चिंता बढ़ रही है कि ये जो अमेरिका है, जहाँ की पूरे दुनिया भर के टैलेंट आते थे, टैलेंट आना बंद हो जाएगा और बंद बहुत कम हो गया है निश्चित तौर पे। तो अमेरिका की जो पूरी जो कह सकते हैं कि इस मामले में एक एज है उनका कि एक विशिष्ट है, वो बहुत सारे चीज़ों में वो विशिष्टता खत्म हो सकती है। लोगों को डर है और उसके साथ साथ लोगों को यह भी डर है कि अमेरिका जिस तरीके से वार में जा रहा है तो अमेरिका का जो पुराना रुतबा है, अमेरिका की जो पुरानी इकोनॉमी है, वो उस इकोनॉमी पे खतरा मंडरा सकता है। और आप जानते हैं कि उसके प्रतिस्पर्धी एक है जो चाइना है, जो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के पैरेलल वो अपनी इकोनॉमी को खड़ा करे। तो इस सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका में चिंता है और इसी की वजह से प्रदर्शनों की संख्या वहाँ लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम अगर पूरे खेल की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कुछ ऐसा ही स्विस कैनल को जब बंद किया गया था कुछ सालों पहले, तब भी हुआ था। अगर देखा जाए तो ईरान ने इतिहास से कहीं ना कहीं उस रणनीति से सबक लिया, लेकिन शायद अमेरिका ये बात नहीं सीख पाया। देखिए, अमेरिका की रणनीति जो है वो बदलती नहीं है कई मामलों में। अमेरिका की रणनीति इस मामले में नहीं बदलती है कि अमेरिका को यह लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर है, तो मिलिट्री के माध्यम से वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तकनीकी पावर है तो उसके माध्यम से उनको लगता है कि दुनिया के जो सारे टैलेंट हैं उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो यह एक पूरी अमेरिकन स्ट्रेटजी की एक कह सकते हैं कि एक संकुचित दृष्टिकोण है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया लगातार बदल रही है, दुनिया में एक आत्मनिर्भरता की भावना भी हर जगह फैल रही है और उसके साथ साथ जो रजिस्ट करने वाली ताकतें हैं उनके अंदर भी तकनीकी और मिलिट्री क्षमता बढ़ रही है। जैसा कि ईरान की तरफ से जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से वो मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका के हमले के खिलाफ जो है एक तरीके से गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया है, जो शुरू से ही वो कर रहे हैं, तो लगातार वो भी तैयारियां कर रहे थे। तो इस बात का असेसमेंट अमेरिका को नहीं था और अगर था तो वो सोच रहे थे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिकी जो ताकत है उस पर उन्हें भरोसा है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरीके का रेजिस्टेंस हो रहा है, उस रेजिस्टेंस में जिस तरीके से वार भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, अब अगर हुती रोक देते हैं फिर इस नए स्टेट को, मंदाब स्टेट को, तो ये एक नई चुनौती खड़ी होगी। और यमन, जैसा कि आप जानते हैं कि यमन अभी बहुत कमजोर है, उसमें यमन में अभी परिवर्तन हुआ है, तो यमन की भी जो सत्ता है काफी कमजोर है, अभी अपने आप को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। तो इस मामले में अमेरिका चुनौतियों से सीखने की बात तो नहीं होती है। अमेरिका जो सोचता है उसके हिसाब से करता है। चुनौतियां जो है उनको सिखाती नहीं है, वो सोचते हैं कि चुनौतियों से वो निपट लेंगे। अब देखना है कि किस तरीके से नई चुनौतियां जो आ रही है उससे निपटेंगे। युद्ध डाइवर्सिफाई भी हो रहा है अखिलेश, और युद्ध का नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। हमने देखा कि ये अब पश्चिम एशिया की जंग से ज़्यादा ये एनर्जी बनाम वॉर बन गया। अब ऐसे में जिस सोच के साथ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, ये सोचा था कि वो घुटने टेक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लगातार जो अमेरिकी प्रशासन द्वारा ये बात कही जा रही कि उनके जो 10 या सूत्रीय एजेंडा था उसको भी कहीं ना कहीं ईरान ने सिरे से ये कहकर खारिज किया कि वो अनुचित और एक तरफा था। अब ऐसे में मध्यस्थता की राह कहीं से इस रोशनी की किरण को आप देख पाते हैं? देखिए, मध्यस्थता की बात तो है। पहले मैसेजेज का आदान प्रदान हुआ जिसपे कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि मैसेजेज के आदान प्रदान का मतलब समझौता नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पे मैसेजेज का आदान प्रदान को रिकॉग्नाइज उन्होंने किया। ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और इस बीच में जो आज की बात है, तो आज इस्लामाबाद में बैठक हो रही है इस पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं, इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं, तुर्की के विदेश मंत्री हैं। तो एक ये रास्ता खुला है। इस रास्ते से समझौते की बात अगर कुछ होती है तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि एक प्रभावी इंटरवेंशन होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी जो है वो ईरान के ठीक बगल में
वो बसा हुआ देश है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को यह भी एक अंदाजा था कि अगर अमेरिका को अगर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ग्राउंड फोर्सेज को उतारना पड़ेगा, तो हो सकता है पाकिस्तान के रास्ते का भी उपयोग करे हो। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में अगर ये बैठक हो रही है मध्यस्थता करने की, तो निश्चित तौर पे सबकी निगाहें इस पे लगी हुई है। और हालांकि जर्मनी के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के विदेश मंत्री भी वहां जाकर बैठे इस्लामाबाद में और मध्यस्थता की स्थिति बने। तो निश्चित तौर पे सिल्वर लाइनिंग इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के सभी देश जो हैं वो सारे देशों का प्रयास ये है कि ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी देर तक चलेगी उतनी देर तक दुनिया के सभी देशों का नुकसान है। आपने देखा कि रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पहले ही से दुनिया लगातार त्रस्त है, सप्लाई चेन पूरा बाधित है। और अगर ये जो तेल और गैस का सबसे बड़ा खजाना है दुनिया का, अगर इधर लड़ाई लंबी चलती है तो निश्चित तौर पे दुनिया के अधिकांश देश, अगर कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका को ऊर्जा संकट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब हम लीडरशिप की बात करते हैं ईरान के लिहाज से, अखिलेश और उनके सुप्रीम लीडर के बनने के बाद पब्लिक सेंटिमेंट खास तौर पर अगर ईरान की बात की जाए तो क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा कि कई जो देश हैं वहाँ से उन्हें मदद मिलती हुई नज़र आई, ख़ास तौर पर ईरान के लिए अपने बच्चों ने अपनी गुल्लक तक खाली कर दी कि किस तरह से वहाँ पर आर्थिक संरचना को सुदृढ़ किया जाए। ऐसे में नई लीडरशिप के प्रति ईरानी जनता का जो मन है वो क्या कहता है? देखिए, ईरानी जनता तो अभी सड़कों पे नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं ईरान के करीब से जानने वाले लोगों से या ईरान के साथ जिन लोगों का संपर्क अभी भी बना हुआ है उन सारे लोगों से, या भारत में ही जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके मन में ईरान के प्रति सहानुभूति है, खास करके इस हमले के बारे में, तो निश्चित तौर पे देखिए कोई भी देश में आंतरिक मतभेद होता है, लेकिन उस देश पे अगर बाहरी आक्रमण होता है तो उस देश में एक गुस्से की लहर फैलती है। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो हमला हो रहा है ईरान के अंदर, तो न सिर्फ सैनिक ठिकानों पे हमले का असर पड़ रहा है, बल्कि इससे नागरिक ठिकाने बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। और जब आप नागरिकों के ठिकाने पे हमले करते हैं, जो स्कूल के बच्चियां हैं उनके ऊपर हमले करते हैं, हमने देखा है कि शुरुआती में ही जो हमले हुए स्कूल की बच्चियों पे हुए, जिसमें कि 165 के करीब बच्चियां मारी गई, तो निश्चित तौर पर इससे पूरे देश में एक गुस्से का माहौल बनता है। और जब सुप्रीम लीडर की हत्या हुई उस हमले में, तो उसके बाद भी लोग आए, सड़कों पे आए, बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में लोगों ने आवाज़ बुलंद की ईरान के पक्ष में। तो निश्चित तौर पे यह जो पूरी स्थिति है देश की अंदरूनी, अमेरिका या इजराइल के समर्थन में हो गया है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो जनता विरोध में है वो जनता चुपचाप बैठी हुई है, छुपी हुई है, उन्हें दोनों तरफ से डर है, ईरान की सत्ता का शिकार भी वो नहीं होना चाहते, और लेकिन लब्बो-लुबाब यही है जिस तरह से उसका भी शिकार भी बिल्कुल, तो लब्बो-लुबाब यही कहता है अखिलेश की जिस तरह की आक्रामक सैन्य रणनीति अगर अमेरिका अपना भी रहा है, लेकिन अपने घरेलू मोर्चे पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है, और वहीं हूती विद्रोही अगर इसमें अब कूद पड़े हैं तो ये युद्ध अब जो है एक अलग ही लेवल पर जाता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। आपको सीधे ले चलते हैं असम, जहाँ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। मैं मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इसके साथ साथ महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी, वीर लसित बरफुकन, भारत रत्न गोपीनाथ जी और कई सारे आसाम के महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सोनीतपुर और ढेकियाजुली की भूमि पर रुद्रपद मंदिर और महाभैरव मंदिर जो आया है उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी को भी मान पूर्वक याद करता हूं। भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद 9 तारीख को असम में चुनाव होने वाला है। आप ऐसा मत सोचना
कि कृष्णा शाह जी को, अशोक सिंघल जी को और ऋतुबरन शर्मा जी को एमएलए बनाने के लिए वोट करना है। आप ऐसा भी मत सोचना कि फिर से एक बार हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है शांत और विकसित आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेस मेरे आसाम के युवाओं को आसाम में ही रोजगारी मिल पाए, इसलिए वोट करना है। ये चुनाव जो है एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। वही असम में 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर आसाम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बताओ सोनितपुर वालों, जब से भाजपा सरकार बनी है एक भी जगह गोलीबारी हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? जब से भाजपा सरकार बनी है बम धमाके होते हैं क्या? ये भाजपा सरकार ही है जो यहां पर शांति प्रस्तापित कर सकती है। आज कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। आपने सैकड़ों युवाओं को गोली की मौत से घाट उतारा। भाइयों बहनों, असम आंदोलन आज भी असम का युवा भूल नहीं पाया। अरे इतने साल राज किया, इन्होंने तो असम आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक भी नहीं बनाया था, वो भी हेमंत बिस्व शर्मा ने आकर स्मारक बनाने का काम किया। स्मारक बनाने का। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे आसाम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे आसाम के गरीब का अनाज, चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चून
चुनकर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। हमने घुसपैठ को रोका है, मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा, ऐसा काम करना है। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर बैठे थे। हमने वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आप सोनितपुर से सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो मिशन असम पर निकले हुए हैं, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को चुनावी प्रचार के दौरान संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि घुसपैठ असम के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनावों में। बढ़ते हैं आगे। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना ने कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में IONS समुद्री अभ्यास MX TTX 2026 का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में भारत के अलावा बांग्लादेश, फ्रांस, श्रीलंका और सिंगापुर समेत कुल 12 मित्र देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। आपको बता दें कि भारत ने पूरे 16 साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2026 से 2028 के लिए IONS की अध्यक्षता संभाली है। इस अभ्यास के जरिए सभी सदस्य देशों ने आपसी विश्वास, सूचना साझाकरण और समन्वय तंत्र को बेहतर बनाने पर जोर दिया। एक सिमुलेटेड वातावरण में हुए इस अभ्यास में हिंद महासागर एक क्षेत्रीय नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को और अधिक बल मिला। और मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।